Okay, so now the recording has been started. So क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सुपर कंडक्टिविटी ना? उसका टेस्ट हो गया था ना सुपर कंडक्टिविटी का? Yes, sir. और उसका सॉल्यूशन भी हो गया, राइट? Yes, sir. सर। ठीक है। क्लास, बाकी लोगों को सुपर कंडक्टिविटी समझ में आया? टेस्ट, न्यूमेरिकल क्लास, ये सब से सॉल्यूशन से फायदा हुआ कुछ? यस सर। Yes, sir. बाकी लोग जल्दी जल्दी बताइए अपना अपना रिस्पॉन्स। हाउ वाज द सुपर कंडक्टिविटी क्लासेस? यस सर। ठीक है। Okay, so I have already started the screen. Now let me share the screen. And I have started the recording. Now let me start my screen. ठीक है, हम लोग कंडेंस मैटर को जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा तबीयत ठीक हो चुका है मेरा, सो अब फटाफट काम होगा, डोंट वरी। ओके, सो सॉलिड स्टेट फिजिक्स, राइट? हम लोगों ने सुपर कंडक्टिविटी पढ़ लिया, नहीं? अब हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स का बेसिक्स में आ जाते हैं, ठीक है? ओके, देखो नेट जेआरएफ के लिहाज से, जब आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स को नेट जेआरएफ के लिहाज से पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, यानी इसी को कंडेंस मैटर भी कहते हैं, तो नेट जेआरएफ का जो एग्जाम होता है उसका जो सेक्शन सी है, जहाँ पे 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है, वहाँ 3 क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का। जो ज्यादातर क्वेश्चन आता है वो स्पेसिफिक हीट, सुपर कंडक्टर्स, बैंड थ्योरी, लेटिस वाइब्रेशन, समटाइम मैग्नेटिज्म, सेमीकंडक्टर फिजिक्स और एक्सआरडी। ये बहुत फेमस टॉपिक है, ठीक है? हम लोगों ने सुपर कंडक्टिविटी पढ़ लिया जो यहाँ पे था, ठीक है? अब हम लोग पहले हॉट टॉपिक्स हम लोग इसमें कर रहे हैं, फिर बाकी रेस्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है? प्रायोरिटी सेट करते हुए। नाउ विल गो टू द स्पेसिफिक हीट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स, ओके? फिर हम लोग एक एक करके बेसिक्स पाएंगे, फिर एक्सआरडी पाएंगे, ठीक है? सो फॉर टुडे यू कैन गिव ए हेडिंग स्पेसिफिक हीट। क्या पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट में? क्या होता है स्पेसिफिक हीट? कुछ मालूम है आप लोगों को? नाउ मुझे फाइंड करने दीजिए कहाँ पे है वो चैप्टर, कितना पेज नंबर में। किसी को आइडिया है स्पेसिफिक हीट के बारे में? कोई जानता है कुछ? एनीवन? हेलो, इज देयर एनी आइडिया अबाउट स्पेसिफिक हीट? एनीवन? नहीं, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास एक पीस ऑफ सॉलिड है, ये क्या है? एक पीस ऑफ सॉलिड है, मान लीजिए, है ना? एक सॉलिड का पीस है। किसी भी सॉलिड, मैं अभी सॉलिड की बात कर रहा हूँ, ठीक है? इसके टेम्परेचर को, मान लीजिए आपके पास एक टुकड़ा है किसी सॉलिड का, मटेरियल का, उसका टेम्परेचर को आपको बढ़ाना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस, केल्विन, जो भी यूनिट लेना है ले लो। तो उसके टेम्परेचर को यूनिटी से बढ़ाने के लिए पर यूनिट मास जितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? किसी भी मटेरियल के टेम्परेचर को 1 यूनिटी से बढ़ाने के लिए, इट इज 1 डिग्री सेल्सियस और केल्विन, पर यूनिट मास आपको जितना हीट चाहिए बाहर से, तभी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। बाहर से आपको हीट या एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं? तभी आप टेम्परेचर बढ़ा पाओगे। तो किसी भी सैंपल्स के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए यूनिटी से बाहर से पर यूनिट मास जितना हीट या एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। व्हाई द नेम हीट? देखो देयर आर 2 वर्ड, वन इज हीट, वन इज स्पेसिफिक। हीट का मतलब ये हुआ कि भाई आपको बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कुछ तो बाहर से हीट देना पड़ेगा। अभी जैसे ठंडा में तुम लोग का बॉडी शरीर है, तुम लोग का बॉडी सॉलिड है, उस स्टेट में,
तो तुम लोग का टेम्परेचर को यूनिटी से बढ़ाने के लिए बाहर से भाई कुछ तो आग जला के बाहर से हीट देना पड़ेगा, तब तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कितना हीट देंगे आप? और स्पेसिफिक व्हाई? बिकॉज इट्स वेरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल, इट इज स्पेसिफिक टू सम मटेरियल, इट इज नॉट कॉमन। बोलो हाँ या ना? भाई आयरन का एक टुकड़ा ले ले हम, और एक टुकड़ा मान लो हम ले लेते हैं प्लेटिनम का, क्या दोनों के टेम्परेचर को, दोनों मटेरियल के टेम्परेचर को यूनिटी से बढ़ाने के लिए सेम हीट चाहिए होगा या अलग अलग? बोलो जल्दी हाँ या ना, अलग अलग चाहिए ना? हाँ यस सर। भाई Yes, हर sir. एक मटेरियल की अपनी विशेष इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है। भाई पानी जितना डिग्री में बॉयल हो जाएगा वाटर, क्या उतना में दूध भी बॉयल हो जाएगा? दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। यस सर, अलग अलग। होता है ना अलग अलग? तो उसी तरह हर एक यस सर। मटेरियल का अपना, हर एक मटेरियल का टेम्परेचर को यूनिटी से बढ़ाने के लिए भी आपको अलग अलग हीट देना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई दैट हीट इज स्पेसिफिक टू ऑल मटेरियल्स, इट्स एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, it varies from material to material, and that's the why the name specific heat। समझ में आया? बोलो भाई समझ में आया कि नहीं? यस सर। अब देखो क्या है, जब हम लोग गैस, अब स्पेसिफिक हीट अगर हम किसी गैस के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स में गैस पढ़ते हैं, गैस के बारे में, यहाँ पे हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं, नहीं? तो बोलो हाँ या ना? भाई मैटर का 5 अवस्था है ना टोटल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देयर आर 5 स्टेट ऑफ द मैटर। बोलो हाँ या ना? 2 नए हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसके बारे में अभी ऑन गोइंग रिसर्च है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं है। तो जब गैस के लिए हम लोग स्पेसिफिक हीट डिसाइड करते हैं तो पर मोल पे करते हैं हम लोग। किस पे करते हैं? पर मोल पे। पर मोल ऑफ गैस, पर मोल ऑफ गैस 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए वो स्पेसिफिक हीट हो गया। कांस्टेंट प्रेशर पे होता है तो हम लोग उसको सीपी बोलते हैं, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये प्रोसेस होता है तो उसको सीवी बोलते हैं। लेकिन जब सॉलिड में आते हैं, सॉलिड के केस में यहाँ हम लोग मोल की बात नहीं करते हैं, पर मोल ऑफ द सॉलिड नहीं, पर ग्राम ऑफ द सॉलिड बात करते हैं। क्या बात करते हैं? पर ग्राम ऑफ द सॉलिड। मतलब 1 ग्राम सॉलिड के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए वो क्या हो गया? सॉलिड का स्पेसिफिक हीट। और चूंकि मास के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं इसलिए इसको मोलर स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम लोग थोड़ा ऐसा बेसिक डिफरेंस है ना, हालांकि उस पर एग्जाम में सवाल नहीं आना चाहिए, बट बेसिक्स आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए हैं कि स्पेसिफिक हीट क्या है। नहीं, नाउ अब यहाँ पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, अभी हम लोग सॉलिड पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, तो हम लोग का गैस से कोई लेना देना नहीं, हम लोग अभी सॉलिड का स्पेसिफिक हीट पढ़ने जा रहे हैं। गैस के बारे में आप क्लास 11 से पढ़ चुके हैं, सीपी सीबी ये सब, आप थर्मोडायनेमिक्स में जो स्पेसिफिक हीट पढ़ते हैं वो गैस के बारे है ना। थर्मोडायनेमिक्स में भी डील विद गैस नॉट विद सॉलिड। ओके, थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ गैस नॉट द सॉलिड। गैस के मॉलिक्यूल का स्टडी है वो, सॉलिड के स्टडी इज कंडेंस मैटर। समझ में आया? तो अपने माइंड को बैठा लो कि आप अभी कंडेंस मैटर पढ़ रहे हैं, एवरीथिंग इज अबाउट सॉलिड। सॉलिड में, कोई भी सॉलिड में 2 चीज होता है। बताओ सॉलिड किससे बना होता है भाई? एटम से बना होगा या ना? एटम से अरेंज होंगे जिनको लेटिस बोलते हैं। एटम एक खास पैटर्न में अरेंज होंगे जिसको क्या बोलते हैं? जल्दी बोल भाई, क्या बोलते हैं? जल्दी बोलना भाई, लेटिस बोलते हैं ना? हाँ? हाँ सर। और अगर ये मेटल, अगर ये मेटल है तो इसके अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। बोल हाँ या ना? हाँ? अगर ये मेटल का पीस है जैसे आयरन का टुकड़ा है सॉलिड में, तो इस एटम्स के अलावा बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होंगे उसके बॉडी में। अरे बोल हाँ या ना? ये मेटल है। एक दूसरा मटेरियल हो गया इंसुलेटर। हम लोग सेमीकंडक्टर की बात नहीं करते, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, यहाँ पे उसका हम लोग चर्चा ही नहीं करते। दूसरा हो गया, मान लो एक इंसुलेटर है तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, नेग्लिजिबल, ना के बराबर। मान लो एक आध है, हम उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, है ना। उसके पास सिर्फ ये एटम्स है। ये जो एटम्स है इनको हम लेटिस बोलते हैं, लेटिस साइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एटम्स को लेटिस भी बोल
इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हमने एक इंसुलेटर का डायग्राम बनाया है जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, और ये मेटल वाला केस है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। सॉरी, टैब गिर गया था। ठीक है, अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। जब इसको हम हीट देंगे बाहर से, और इसको जब हम बाहर से हीट देंगे, यहाँ पे कैरियर कौन कौन हो सकता है, कोई बताएगा? जैसे हीट पहुंचा इस एंड पे, उसको कौन कौन गेन करेगा? एटम भी और इलेक्ट्रॉन भी, और दोनों एक एंड से दूसरे एंड उसको ट्रांसफर करेगा। नहीं, तो कैरियर कौन कौन है भाई मेरे हीट को ले जाने के लिए, ढोने के लिए? भाई दोनों है, लेटिस भी है, मतलब एटम भी है, एटम को ही लेटिस कह रहे हैं, और दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन भी है चूंकि वो मेटल है। लेकिन इंसुलेटर के केस में इस हीट को ढोने के लिए सिर्फ कौन है? इलेक्ट्रॉन तो नेग्लिजिबल है ना के बराबर। वहां हीट को ढोने के लिए कैरियर कौन है? सिर्फ और सिर्फ डोमिनेटिंग है लैटिस यानी एटम। अरे बोल हाँ या ना, समझ में आ रहा है सबको? जल्दी Yes, बोलो, sir. समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो कंडेंस मैटर में हम लोग दोनों पार्ट को अलग अलग स्टडी करते हैं। मतलब अभी हम लोग सिर्फ लेटिस पार्ट को स्टडी करेंगे कि हाउ एटम इज ट्रांसफरिंग द हीट, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर कैसे करता है उसको अलग से स्टडी करेंगे। इसका मतलब कोई भी सॉलिड ले लो तुम, आइदर इट इज मेटल और इंसुलेटर, जो भी हो, आइदर इट इज मेटल और इंसुलेटर, भाई वहां दो ही कैरियर होगा, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा या फिर लैटिस होगा, है? बोलना है ना? तो अभी हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो स्पेसिफिक हीट है वो लैटिस के चलते कितना है। मतलब जो भी हम बाहर से हीट देंगे, उस हीट को गेन करके ये जो एटम्स हैं, ये जो लेटिस हैं, ये 1 डिग्री टेम्परेचर को मटेरियल को बढ़ाने के लिए अगर सिर्फ इनका कंट्रीब्यूशन रहे तो इनको कितना हीट चाहिए। फिर अलग से एक चैप्टर देखेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल। क्या चैप्टर देखेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल। अब देखो इस चैप्टर के नाम के लास्ट में मेटल क्यों लगा दिए? क्योंकि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेटल में होता है, तो इसीलिए वो थ्योरी सिर्फ मेटल का है, नॉट ऑल सॉलिड। लेकिन आज जब हम लोग ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ लेटिस स्पेसिफिक हीट, तब हम जनरल सॉलिड्स लिखे हैं। मतलब इंसुलेटर भी आ गया और कंडक्टर भी आ गया, मेटल भी आ गया। हम यहाँ सिर्फ मेटल या इंसुलेटर नहीं लिखे, क्यों? क्योंकि लेटिस तो दोनों में मौजूद होता है ना भाई। मेटल में भी एटम है यानी लेटिस है, और इंसुलेटर है तो उसमें भी एटम्स है यानी लेटिस है। तो जो लेटिस पार्ट होगा थर्मल कंडक्टिविटी का, स्पेसिफिक हीट का, वो मेटल में भी होगा और इंसुलेटर में भी होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ मेटल में होगा, इसीलिए उस चैप्टर का नाम ही है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल। बट इस चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ लेटिस स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स मींस मेटल भी आ गया और इंसुलेटर भी। समझ में आया सबको? हम लोग किसका कंट्रीब्यूशन देखने वाले हैं? जैसे हीट देंगे तो उस हीट को 1 डिग्री से बढ़ाने के, एब्जॉर्ब करने के बाद 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए इन लेटिस का, इन एटम का कितना कंट्रीब्यूशन है, वो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। नॉट अबाउट द फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल एकदम सवाल आएगा, पक्का सवाल आएगा, इससे भी और उससे भी, दोनों से। तो भाई इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? क्या करने वाले हैं? हाँ, क्लियर है सबको? Yes, sir. कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है ना? ओके, वेरी गुड। अगर ठीक है तो अब मैं आगे आपको बताता हूँ। देखो इसमें पढ़ने क्या क्या वाला है। अब मैं आता हूँ इसके कंटेंट में। सबसे पहले क्या है? इंट्रोडक्शन है, वही स्पेसिफिकेट क्या है, कितने तरह का होता है, गैस में कैसा होता है, सॉलिड में क्या तो कैसा होता है, जो बताया मैंने वही सब डेफिनेशन फिर से देखने वाला है। दूसरा है एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फैक्ट अबाउट स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। क्योंकि ये चैप्टर सॉलिड्स पे बेस्ड है, गैसेस की बात नहीं करेंगे हम लोग, लिक्विड की बात नहीं करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सॉलिड्स का, कुछ सॉलिड्स का जब एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया स्पेसिफिक हीट, तो उसका क्या ट्रेंड आया, क्या वैल्यू आया। अब ये जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व जो स्पेसिफिक हीट है सॉलिड का, उसी को सेटिस्फाई करने के लिए थ्योरी लोगों ने दिया।
सबसे पहला थ्योरी आया डुलोंग पेटिज का। सबसे पहला थ्योरी किसका आया? डुलोंग पेटिज का, जिसको हम लोग क्लासिकल थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वो फेल हो गया, वो थ्योरी क्या हो गया? फेल हो गया। तो क्वांटम थ्योरी में सब नेक्स्ट विद्वान आए आइंस्टीन। आइंस्टीन ने अपना थ्योरी दिया, दैट वाज क्वांटम थ्योरी। हालांकि वो पार्शियली सेटिस्फाई कर पाए और पार्शियली वो भी फेल हो गए। तब जो लास्ट आया, जिसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, जो अभी तक का सक्सेसफुल थ्योरी है, अगेन वो भी क्वांटम थ्योरी है, बट इट वाज गिवन बाय डिवाई। सो उसको कहते हैं डिवाई थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले लोगों ने कुछ मेटल्स, कुछ सॉलिड्स के, मेटल नहीं बोलूं क्योंकि दोनों आ जाएगा, है ना। अभी हम लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ लेटिस पढ़ रहे हैं, तो लेटिस तो भाई मेटल में भी होता है, इंसुलेटर में भी होता है। जो सॉलिड्स हैं, इन सॉलिड्स में मेटल भी आ गया और इंसुलेटर भी, क्योंकि लेटिस दोनों में होता है, तो स्पेसिफिक हीट ड्यू टू लेटिस जो है वो दोनों के लिए होगा। तो कुछ सॉलिड्स लोगों ने लिया जिसमें मेटल्स भी थे, जैसे आयरन हो गए, है ना, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, और कुछ इंसुलेटर भी थे, ठीक है। लोगों ने उनका मेजर किया, तो एक्सपेरिमेंटली उन सॉलिड्स का जो स्पेसिफिक हीट सी का वैल्यू आया, वो जो ट्रेंड था, उस ट्रेंड को सेटिस्फाई करने के लिए थ्योरी लोगों ने दिया। यहाँ ना पहले एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर बाद में थ्योरी आया। तो सबसे पहला थ्योरी एक आया जो क्लासिकल थ्योरी था डुलोंग पेटिज का। सीटी था मतलब क्लासिकल थ्योरी, डुलोंग पेटिज का, ठीक है। पेटिज खाने वाला नहीं है। दूसरा था क्वांटम थ्योरी, आइंस्टीन बाबा खुद दिए यहाँ के अपना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी छोड़ के। हालांकि वो पार्शियली सेटिस्फाई हुए, पार्शियली फेल हो गए। उनको तो फ्लॉप थ्योरी बोलते हैं हम जबरदस्ती वो घुस गए थे यहाँ। तीसरा है, वो भी क्वांटम थ्योरी है, वो डिवाई का है। किसका है? डिवाई साहब का। दिस वाज द मोस्ट सक्सेसफुल थ्योरी। अब हम लोग को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या याद रखना है, समझ लो। एक तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है, डेफिनेशन आपसे पूछ ले। दूसरा, एक्सपेरिमेंटली जो बिहेवियर है, वो बिहेवियर कैसा है, वो आपसे पूछ लेगा एग्जाम में। तीसरा, स्पेसिफिक हीट अकॉर्डिंग टू डुलोंग पेटिज की क्या था उसका एक्सप्रेशन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी क्या फाइनल एक्सप्रेशन आता है सॉलिड का स्पेसिफिक हीट का, और अकॉर्डिंग टू डिवाई थ्योरी क्या आता है लास्ट एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट अकॉर्डिंग टू डिवाई। ये तीनों के जो लास्ट एक्सप्रेशन है, और उनमें क्या प्रॉब्लम्स रहा, क्या लिमिटेशंस रहा, जैसे डुलोंग पेटिज में क्या लिमिटेशंस रहा और उसका क्या एजम्पशन माना था। फिर क्वांटम थ्योरी ऑफ आइंस्टीन में जब आओगे स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, तो उसमें ये देखना होगा कि उसने क्या क्या एजम्पशन लिया था और जो रिजल्ट आया वो कहाँ पे फेल हो गया, क्या प्रॉब्लम रहा। और फिर डिबाय का जो थ्योरी है, उसने ऐसा कौन सा एजम्पशन लिया जिससे वो फाइनली सक्सेसफुली ये जो एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर ऑब्जर्व था स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड को, उसको एक्सप्लेन कर दिया। ऐसा क्या एजम्पशन लिया था उसने, समझ रहे हो, और उसका फाइनल रिजल्ट और एक्सप्रेशन कैसा है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। हम लोग किसी के थ्योरी पे डेप्थ पे जो मैथमेटिक्स पार्ट है अंदर में, उस पे नहीं जाएंगे। हम लोग सिर्फ एजम्पशंस, रिजल्ट और कंक्लूजन, हर एक थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ेंगे। बताइए। जैसे डुलोंग पेटिज थ्योरी, तो सबसे पहले उसका एजम्पशन क्या था, उसके बाद स्पेसिफिक हीट कितना आया और कंक्लूजन क्या रहा। आइंस्टीन थ्योरी में भी वही एजम्पशन क्या था उसका, और स्पेसिफिक हीट कितना आया हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे, और कंक्लूजन क्या था। उसी तरह डिवाइस थ्योरी में भी हम लोग सीधा, हम लोग यहाँ बहुत कुछ है लेकिन उस पर नहीं जाएंगे। हम लोग सबसे पहले उसके एजम्पशन पे जाएंगे यहाँ, उसके बाद ये जो बीच वाला पार्ट है कैलकुलेशन वाला, जिस जिस मैथमेटिक्स को उसने अडॉप्ट किया है, वो मैथमेटिक्स हमारा कंपटीशन का पार्ट नहीं है। तो उस मैथमेटिक्स में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग सीधा उसके बाद यहाँ आ जाएंगे कि भाई उसने स्पेसिफिक हीट निकाला, वो कितना था लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे एक्सप्रेशन कितना था। उसके बाद एग्जैक्ट एक्सप्रेशन 1D 2D 3D के लिए कितना था और कंक्लूजन क्या था। ठीक है, बोलो भाई, सबको समझ में आया इस चैप्टर के बारे में क्या करने वाले हैं। जी यस सर। सर। Yes, sir. और आपको क्या याद रखना है, कितना याद रखना है, मैंने सब बता दिया जेट के लिए। दैट इज, क्योंकि मैंने अभी नेट के लिए अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, तो मैं और डेप्थ में इस बैच में नहीं जा रहा हूँ। उनको पूरा कोमा फुल स्टॉप पढ़ाया है मैंने, पूरा सॉलिड स्टेट हर एक चैप्टर। तो मैं यहाँ जेट के लिहाजे से हूँ और मैं इसीलिए कम पे जा रहा हूँ। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप चैप्टर का मर्म समझ गए होंगे। सो नाउ कम टू इंट्रोडक्शन।
ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट लैटिस स्पेसिफिक हीट। ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे कोई स्पेसिफिक हीट पूछे सॉलिड्स का तो उसको तुरंत पूछ लेना है आपको कि आप लैटिस का बात कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन का बात कर रहे हैं, फिर दोनों का कंबाइंड बात कर रहे हैं, है ना। स्पेसिफिक हीट। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये ना बोले कि वो कौन सा लैटिस स्पेसिफिक हीट बात कर रहा है, मतलब स्पेसिफिक हीट का बात कर रहा है सॉलिड का, लैटिस वाला या फ्री इलेक्ट्रॉन वाला या दोनों, उसके बजाय वो आपको क्वेश्चन में ये हिंट दे दे कि जिस मटेरियल का बात हो रहा है वो मटेरियल इंसुलेटर है, तो आप क्या समझेंगे? आपको कौन सा कंट्रीब्यूशन ऑफ सी देखना है? सी लैटिस, सी फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर सिर्फ सी इक्वल टू सी एल, या फिर सी इक्वल टू सिर्फ सी इलेक्ट्रॉन? कौन सा सही होगा इंसुलेटर के लिए इनमें से, टोटल लैटिस स्पेसिफिक हीट का? बताओ, अगर मटेरियल सर सिर्फ इंसुलेटर है लैटिस तो का स्पेसिफिक हीट का कौन सा? सीएल होगा। अरे, आपको नहीं बोलना है भाई, आपको पता है, आपके लिए इतना छोटा सवाल नहीं है। बाकी लोगों को बोलने दो, ठीक है। हाँ भाई बताओ क्लास, क्या होगा इंसुलेटर केस में? सर लैटिस होगा क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन तो नेग्लिजिबल होगा ना, तो कंट्रीब्यूशन होगा यस नहीं, सर। जो भी टोटल सी होगा वो ड्यू टू लेटिस होगा, ठीक है। तो कई बार वो बोलेगा नहीं कि लेटिस स्पेसिफिक हीट बताओ, मटेरियल के बारे में हिंट दे देगा क्वेश्चन, समझ रहे हो? तो ये भी कान खोल के रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। दूसरा जो है कि मटेरियल मेटल है, अगर ये हिंट दे दिया तो कौन सा सही होगा? अब टोटल स्पेसिफिक हीट किसी मेटल के लिए, उसमें किसका किसका कंट्रीब्यूशन होगा मेटल के केस में? जल्दी बताओ। फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन। लैटिस लैटिस कौन सा इसमें से सही होगा वो मैं पूछ रहा हूँ। फर्स्ट वाला। उसको बोलने में इतना देर काहे लग रहा है भाई? है? भाई मेटल है तो उसमें लेटिस तो होगा ही, एटम तो हर किसी में होता है, बिना एटम का बिना लेटिस का कोई सॉलिड बनेगा कैसे? तो वो तो फिक्स चीज है। दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है उसमें, तो सी टू सी एल प्लस सी दोनों होगा। इस चैप्टर में हम लोग ये सीएल वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, तो इंसुलेटर का काम तो हो गया, उसमें खाली सीएल ही होता है, लेकिन मेटल का भी आज हम लोग इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो उसका खाली सीएल पार्ट ही होगा। उसका जो सी पार्ट है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तब मेटल का स्पेसिफिक हीट कंप्लीट होगा। तो बोलो बात समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं बात समझ में सबको? क्या है स्पेसिफिक हीट? क्लास 11 से पढ़ना था आपको, ध्यान दे दीजिए। मैं भी एग्जाम में पूछ दिया जेट में इतना छोटा बात, तो आपसे गलत ना हो। हीट और स्पेसिफिक दो वर्ड से मिलके बना है, मैंने बोला था रटना नहीं है, एग्जाम हॉल में आपके पास ऑप्शन होगा, ऑप्शन देख के समझ लेना है। तो स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल या मटेरियल। यही मैंने बताया था कि 1 ग्राम का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए वो स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है? तो इट्स हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्टेंस। मैंने वो थोड़ा उल्टा शायद बता दिया था, ठीक है। सो मोलर इज रिलेटेड टू गैस, जहां पे हम 1 ग्राम का नहीं बढ़ाते, 1 मोल सबस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ाते 1 डिग्री सेल्सियस। तो मोलर स्पेसिफिक हीट इज रिलेटेड टू गैस एंड स्पेसिफिक हीट इज ओनली रिलेटेड टू, अगर सिर्फ स्पेसिफिक हीट कहीं दिख रहा है तो सॉलिड की बात कर रहा है ठेठ भाषा में, बट क्वेश्चन पढ़ लेना, अगेन डिस्क्लेमर इज देयर। मोलर स्पेसिफिक हीट मतलब गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों बस डिफरेंस इतना है, यहाँ भी मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, उसके लिए जो भी हीट चाहिए वो स्पेसिफिक हीट का डिफिनेशन है। यहाँ भी मोलर स्पेसिफिक हीट में मटेरियल के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हमें हीट चाहिए वो हमारा स्पेसिफिक हीट है। बट मोलर हीट इसलिए क्योंकि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री से जितना हीट चाहिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड का डेफिनेशन क्या है? भाई 1 ग्राम ऑफ मटेरियल के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितना हमें बाहर से हीट चाहिए, ठीक है। सो अमाउंट इज ऑल्सो फिक्स्ड, 1 ग्राम और 1 मोल, ओके।
व्हाट इज हीट कैपेसिटी? अब आपने सीपीसीबी के बारे में सुना होगा। इट्स हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस। अगर टोटल 1 ग्राम और 1 मोल नहीं, समझ रहे हो? अब 1 ग्राम और 1 मोल नहीं, अगर टोटल मटेरियल का आपको टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, उसके लिए जितना हीट चाहिए उसको हम लोग हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है। अब अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रक्रिया हो रहा है और कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल पे, तो हो गया हीट कैपेसिटी सीवी। और अगर ये प्रक्रिया स्पेसिफिक हीट हो रहा है टू कांस्टेंट प्रेशर एंड फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल पे, ठीक है, तो ये हो गया सीपी। अब देखो यहाँ जो याद रखना है, तुमने सीपी सीबी का डेफिनेशन में बस बचपन से ये पढ़ा होगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, बट याद रखना नंबर ऑफ पार्टिकल भी कांस्टेंट रहता है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर कहानी कुछ और हो जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होगा। और ये थर्मोडायनेमिक्स जो पढ़ते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए पढ़ते हैं, तो ये डेप्थ में उतना तुमको उस समय नहीं समझाया गया होगा, बट हायर क्लास में चूंकि ये रिक्वायर्ड होता है, तो मे भी एक अच्छा प्रोफेसर क्वेश्चन सेट करे और वो एक ऑप्शन में ये भी दे दे, ओनली दे दे एक ऑप्शन में कांस्टेंट वॉल्यूम, एक ऑप्शन में दे दे कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल, तो मेजोरिटी ऑफ द लोग सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम मार के आ जाएगा। और जब आंसर किया आएगा तब बोलेगा अरे ये तो गलत हो गया, ये तो ये वाला सही है, लग रहा है जीपीएससी पागल हो गया। फिर इधर उधर से ताम झाम ये वो नोट्स मटेरियल उठा के प्रूफ देगा, सही जो है वो ये है, फिर वो कभी मानेगा ही नहीं, फिर वो कितना रिवाइज आंसर की हो जाए वो उसी को मानेगा, इसी को। तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज कांस्टेंट इन थर्मोडायनेमिक्स। व्हाई? बिकॉज वी रीड व्हाट, क्या पढ़ते हैं हम लोग? इक्विलिब्रियम स्टेट का जो स्टडी है वो थर्मोडायनेमिक्स है। नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट का स्टडी थर्मोडायनेमिक्स नहीं है। नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट बहुत हार्ड होता है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसके लिए तो एक अलग ही नॉन लीनियर डायनेमिक्स एनएलडी करके एक सब्जेक्ट चलता है, नॉन लीनियर डायनेमिक्स, ठीक है, वो अलग ही दुनिया है भाई, तो उधर मत जाना तुम लोग। तो बोलो आज क्लियर हो गया सबको ये तीन चीज, स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी, फिर टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी सीपी एंड सीबी। क्लियर है सबको कि नहीं? हाँ बोल दुश्मन सब ठीक है? सर हीट कैपेसिटी को एक बार फिर से समझा दीजिए ना सर। अरे पूरे सबस्टांस के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए दैट इज हीट कैपेसिटी। समझ रहा है? देयर इज नो लिमिटेशन कि 1 ग्राम ऑफ सबस्टांस को बढ़ाने के लिए या 1 मोल ऑफ सबस्टांस को बढ़ाने के लिए। द इंटायर 2 kg है चाहे 2 किलो है चाहे 2 लीटर है। समझ रहे हैं मेरी बात? जी 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 सर। स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट में लिमिटेशन है ना। राइज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम मॉलिक्यूल। मोलर स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन क्या है? राइज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 मोल मॉलिक्यूल। बट यहाँ क्या है? द टोटल अमाउंट ऑफ द मॉलिक्यूल या सबस्टेंस। ठीक है, राइज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस टोटल अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। क्लियर है? अब तो तुम लोग ये पढ़ा ही होगा, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। एन आर मतलब पढ़ा होगा ना, फॉर आइडियल गैस। दिस इज फॉर आइडियल नॉट फॉर ऑल गैस। अरे पढ़ा है कि नहीं मेयर्स फॉर्मूला? ये पढ़ा है कि नहीं थर्मोडायनेमिक्स का भी तो बचपन में देखा होगा यार। अगर 1 यस मोल के सर। लिए तो N1 हो जाता है, तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर भी कुछ लोगों को याद होगा, वो इसलिए क्योंकि N1 हो जाता है 1 मोल के लिए, वो स्पेशल केस। तो बताओ सीपी सीवी में कौन बड़ा हुआ? इन जनरल सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू सीवी। सीपी जो है वह तो सीवी के बराबर होता है या उससे बड़ा, छोटा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सीपी माइनस सीवी इज आर। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, वेरी इंपॉर्टेंट, इस दिन पूछ लेगा आपसे, ठीक है? हाँ याद रखिएगा ना। जी सर। चलिए अब हम लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड का एक्सप्रेशन निकालते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड का क्या निकालेंगे? ये देखो नेट वाले को लास्ट टाइम पढ़ाए तो उस समय का ये सब लिखा हुआ है, देखो सब अच्छा से मिटाया भी नहीं लग रहा है मैंने उस समय, अभी बहुत रिसेंटली पढ़ाया था हमने शायद, तुम लोग कोर्स स्टार्ट होने से ठीक कुछ दिन पहले। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, सो ये काम खत्म हो गया। अब हम लोग एक्सप्रेशन देखने वाले हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो आप लोग को स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला पता चल गया, dq बाई dt। 1 डिग्री से टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए, है ना,
डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अगर डेल्टा क्यू हीट चाहिए तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज स्पेसिफिक हीट सी। आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको मालूम होगा, टीडी मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ में डी क्यू इक्वल टू आप लोग को मालूम होगा, क्या मालूम होगा बताओ? डी यू प्लस पी डी वी माइनस म्यू डी एन। अरे ये बोलो मालूम है कि नहीं? दिस इज द मोस्ट जनरल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तुम लोग ये टर्म कुछ लोग देखा होगा म्यू डी एन, कुछ लोग इसको नहीं देखा होगा। अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो जनरली फिक्स होता है इक्विलिब्रियम केस में। नंबर ऑफ पार्टिकल इज फिक्स्ड इन इक्विलिब्रियम केस। मैंने अभी अभी बताया कि थर्मोडायनेमिक्स इज द इक्विलिब्रियम सिस्टम, इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल एन जो होता है वो बदलता नहीं है, वो फिक्स्ड होता है। समझ रहे हो? जैसे भाई तुमने नाइट्रोजन का एक गैस लिया, यहाँ पे 100 ग्राम मान लीजिए नाइट्रोजन का गैस भरा हुआ है, उसमें मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का, है 100 मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का। अभी 12 बज रहा है दोपहर का मान लो, तो क्या 1 बजे जब तुम इसको खोलेगा तो 100 ग्राम मॉलिक्यूल में से क्या 10 मॉलिक्यूल भाग जाएगा नाइट्रोजन का? क्या 90 मॉलिक्यूल बचेगा? या फिर 10 गो बढ़ जाएगा, 110 मॉलिक्यूल हो जाएगा? इज दिस पॉसिबल विथ नाइट्रोजन गैस? पॉसिबल है क्या ऐसा? नहीं ना, 100 का 100 मॉलिक्यूल ही रहेगा। सो नंबर ऑफ पार्टिकल इन मैक्रो वर्ल्ड इज ऑलवेज कांस्टेंट ऑलमोस्ट, इट्स नॉट ए प्लाज। कुछ केसेस है जैसे फोटोन गैस है, अगर आपके पास मान लीजिए आपके पास फोटोन गैस है जिसको आप स्टेट मैक में आपको पढ़ना है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जिसको हम लोग कहते हैं। तो मैंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ाया था। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? फोटोन का एक गैस है, फोटोन भरा हुआ है भाई। लाइट मतलब फोटोन है ना, फोटोन से ही तो बना हुआ है लाइट। तो अगर आपने लाइट को कहीं कैप्चर कर लिया मतलब वो जो गैस आपने कैप्चर किया वो फोटोन का गैस है। और जो नंबर ऑफ फोटोन्स है इनमें पेयर एनिहिलेशन और प्रोडक्शन होते रहता है, मतलब क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन होते रहता है। तो नंबर ऑफ फोटोन जो है इस तरह के केस में सिस्टम में अगर वो नॉन इक्विलिब्रियम है, जनरली वो सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम ही होता है, तो वहां नंबर ऑफ फोटोन फिक्स नहीं होता। तो वहां फिर हमें नॉन इक्विलिब्रियम डायनेमिक्स लगाना पड़ता है और हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ता है म्यू डी एन। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप स्टेट मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो आप 3 तरह का सिस्टम स्टडी करते हैं। एक सबसे पहले माइक्रो कैनोनिकल, फिर कैनोनिकल, फिर ग्रैंड कैनोनिकल। और जो ग्रैंड कैनोनिकल होता है उसमें आप नंबर ऑफ पार्टिकल को फिक्स नहीं रखते हैं, यानी डीएन जो है वो जीरो नहीं होता है, डीएन नॉन जीरो होता है। तब फिर इस थर्ड सिस्टम का रोल आ जाता है। तो ग्रैंड कैनोनिकल से हम लोग वैसे सिस्टम को स्टडी करते हैं जहां नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स नहीं होता है, वो भी चेंज होता है। लेकिन फिलहाल जनरल वर्ल्ड में थर्मोडायनेमिक्स में नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स रहता है, एन फिक्स रहता है। तो चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल डीएन जो है जीरो हो जाएगा, बिकॉज एन इज फिक्स। डिफरेंशिएशन करोगे कांस्टेंट का तो जीरो। तो डीएन चूंकि जीरो होता है इन जनरल इक्विलिब्रियम सिस्टम में, और thermodynamic is the study of equilibrium system, that's why dn is zero, and that's why this third term from the first law of thermodynamics is zero for this cases। इसलिए क्लास 11 में तुमको सिर्फ पढ़ाया जाता है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बहुत जगह। लेकिन जो अच्छा मास्टर होगा उसको पूरा लिख के उसका मतलब समझा देना चाहिए कि बेटा तुम्हारे स्कोप से अभी बाहर है क्लास 11 में, इसलिए हम नहीं पढ़ा रहे थर्ड टर्म। बट ऐसा भी सिस्टम दुनिया में एग्जिस्ट करता है जहाँ डीएन जो है वो नॉन जीरो होता है, यानी एन फिक्स नहीं होता है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल भी समय के साथ में बढ़ता है या घटता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, है कि नहीं इंटरेस्टिंग? आपने दूध रखा 500 मॉलिक्यूल ऑफ मिल्क इन योर बोतल, 1 घंटा बाद देखा कि दूध आधा लीटर गायब हो गया। 500 मॉलिक्यूल में 250 मॉलिक्यूल भाग गया, या फिर दूध अपने आप 2 लीटर हो गया, 500 मॉलिक्यूल 1 घंटा बाद कहीं से और क्रिएट हो गया। है ना इंटरेस्टिंग फिनोमिना? अरे बोल, है कि नहीं इंटरेस्टिंग? लेकिन क्या वो जनरली दिखता है सब फिनोमिना? है सब बहुत रेयर फिनोमिना है। बोलो हाँ या ना? हाँ यस सर। जैसे सूरज के अंदर ये सब कहाँ हो रहा है, जैसे सन में जो हो रहा है अंदर में भी लाइट है, अब वहां भी फोटोन क्रिएट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, बहुत फास्ट प्रोसेस हो रहा है, मतलब हर एक सेकंड में नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहा है। बोलो हाँ या ना? इज देयर नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स? नो। अरे बोल हाँ या ना, सही बोला कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन अब सूरज के बारे में तुम्हें अभी तक नहीं पढ़ाया गया, कोई क्लास में नहीं पढ़ाया गया है ना, क्योंकि वो एस्ट्रोफिजिक्स वाले पढ़ते हैं हायर क्लास में। ठीक है, मास्टर्स पे स्पेशल कोर्स अच्छी जगह पे ले सकते हो तुम, कुछ भी सारा कोर्स पढ़ाया जाता है। अब तुम झारखंड के यूनिवर्सिटी में पढ़ो, वहां तो क्या ही बोलूं मैं, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स फॉर द सेम। ठीक है, वेरी गुड। सो
फिलहाल के लिए जो सॉलिड्स होते हैं वो इक्विलिब्रियम होते हैं, उनका इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं, इसलिए हम लोग C इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड का जो फॉर्मूला था dq बाई dt, उसमें dq फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग रखेंगे du प्लस p dv बाई dt। ठीक है, अब देखो जो सॉलिड होता है, सॉलिड के केस में dv बहुत नेग्लिजिबल होता है, चेंज इन वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट जीरो। बोल हाँ या ना? वॉल्यूम चेंज नहीं होता इतना जल्दी प्रेशर चेंज करने पे। सॉलिड का मतलब समझते हो? लोहा का टुकड़ा, लोहा का टुकड़ा का वॉल्यूम चेंज करना इतना आसान है क्या? सो dv इज ऑलमोस्ट जीरो, वॉल्यूम चेंज नहीं होता प्रेशर चेंज करने पे, लगाने पे, ऑलमोस्ट जीरो। भाई लोहा को तुम अगर दबा देगा, मतलब दो हथौड़ा मार देगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, बहुत वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। समझ रहे वॉल्यूम मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, समझ रहे हो? उसका शेप साइज को उतना तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते इतना इजीली, सॉलिड हार्ड होता है। तो प्रेशर लगाने पे वॉल्यूम बहुत स्लोली चेंज होता है, दैट्स व्हाई dv इज ऑलमोस्ट जीरो इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसीलिए C का फॉर्मूला आ जाता है du प्लस du बाई dt इन सॉलिड, दिस टर्म इज जीरो। व्हाई? बिकॉज generally we talk Cp and Cv in gases. However, in solids, since change in volume is negligible on applying pressure, then dv is almost tends to zero, and that's why Cp and Cv are almost equal in cases of solids. That's why for a specific heat in solid, we just call it a specific heat of solids, Cv, not Cp or Cv. तो यहाँ जो सॉलिड है उसके केस में जो C है हम उसको Cv बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। Cp और Cv ऑलमोस्ट बराबर होता है यहाँ पे सॉलिड के केस में। जैसे गैस के केस में Cv माइनस Cv में डिफरेंस है ना, R का डिफरेंस है, लेकिन अगर आप सॉलिड का बात करोगे और उसमें Cp और Cv घटाओगे तो जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि Cp और Cv सॉलिड में लगभग बराबर होता है, इसीलिए हम लोग सॉलिड के केस में Cp और Cv का अलग अलग बात नहीं करते। जो भी Cv है वही Cp है, वही C है, एंड दैट इज योर du बाई dt। अब इस चैप्टर में ये जो नोट्स है, इस नोट्स में du की जगह d दिखेगा। अब तुमको क्लास 11 से मोस्टली हम उम्मीद करते हैं झारखंड में लोग du पढ़ा होगा, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं को नहीं, लेकिन इस चैप्टर में तुम देखोगे इस नोट्स में du की जगह d है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को इसने कैपिटल E से लिया है, सो डोंट कंफ्यूज। सो d क्या है? दरअसल इंटरनल एनर्जी है, तो आप इसको du बाई dt भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गया कि क्या करना है हर एक थ्योरी में। हर एक थ्योरी में क्या करना है? सिस्टम का क्या निकालना है? इंटरनल एनर्जी निकालना है। हर एक थ्योरी में अब तुमको क्या करना है? सिस्टम का, बोल भाई, सिस्टम का क्या निकालना है? इंटरनल एनर्जी निकालना है। एक बार इंटरनल एनर्जी E मिल गया तो उसको डिफरेंशिएट कर देगा टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो मिल जाएगा Cv, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। ध्यान रखना, यहाँ से पॉइंट बना के लिख लेना एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सॉलिड का Cp और Cv ऑलमोस्ट बराबर होता है, क्योंकि प्रेशर लगाने पे भी उसमें चेंज इन वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। सो Cp इक्वल टू ऑलमोस्ट Cv इन केस ऑफ सॉलिड, बट गैस के केस में Cp माइनस Cv इज R, नॉट इक्वल, दे हैव सम डिफरेंस, दैट इज R। और Cp हमेशा Cv से बड़ा या ग्रेटर होता है गैस के केस में, बट सॉलिड के केस में Cp और Cv ऑलमोस्ट इक्वल होता है। भाई एक्सप्रेशन देख लिया, क्या करना है समझ में आ गया इस चैप्टर में ना? हाँ बोल भाई, कोई बोल नहीं रहा है। स्पेसिफिक हीट इन सॉलिड, अब देखो वही कहानी जो मैं तुमको ऊपर समझा चुका हूँ। सॉलिड दो तरह का इन जनरल होता है, सेमीकंडक्टर बोला, कुछ लोग बोलेगा अब यहाँ पे आ जाएगा कि सर सेमीकंडक्टर कहाँ गया, मार देंगे हम, है ना, हमको सेमीकंडक्टर भी पढ़ाइए। अरे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में उसका स्टडी करते हैं, वो क्या है? वो तो हाइब्रिड है, उसका अपना औकात क्या है भाई? सेमीकंडक्टर कुछ भी नहीं, वो तो हाइब्रिड सिस्टम है, हम डोपिंग करते हैं उसमें, तब वो कंडक्टिविटी डोपिंग करके बढ़ाते हैं। दरअसल वो इंसुलेटर की तरह ही है, उसमें डोपिंग करके कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं तो मेटल की तरह बिहेव करने लगता है हल्का फुल्का। तो अपने आप में कोई स्टेट है नहीं दरअसल, वो तो एक हाइब्रिड स्टेट है जो हम लोग बनाते हैं। कायदे से मेटेरियल दो तरह का है, इंट्रिंजिकली इंसुलेटर और कंडक्टर यानी मेटल, इसीलिए हम उसकी स्टडियां नहीं करते। ठीक है, वो तो एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन के लिए हमको
मिड रेंज कंडक्टिविटी का मटेरियल चाहिए होता है तो हम लोग डॉपिंग करके इंसुलेटर से मिड रेंज कंडक्टिविटी का बना लेते हैं कुछ मटेरियल कॉल्ड सेमीकंडक्टर। जैसे इंसुलेटर का कंडक्टिविटी बहुत कम है, मेटल का बहुत ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन में बहुत छोटे छोटे चिप्स एंड ऑल अप्लायंसेस बनते हैं, तो उसके लिए हमें बीच का रेंज चाहिए होता है। ये बहुत हाई है, उड़ जाएगा, ये बहुत कम है, काम ही नहीं करेगा। तो डॉपिंग करके बीच का एक सिस्टम हम लोगों ने बनाया है, इसलिए उसका नाम है सेमी, मतलब आधा कंडक्टर। वो आधा कंडक्टर है और आधा इंसुलेटर है, सो इट्स इन बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर, दैट्स व्हाई द नेम इज सेमी कंडक्टर। So that's why we are not interested in this chapter about semiconductor. So intrinsically there are two type, insulator and metal. इंसुलेटर के केस में सिर्फ एटम्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, सिर्फ लेटिस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। तो हम लोग बाहर से जो भी हीट सप्लाई करेंगे DQ, उससे जो भी स्पेसिफिक हीट हमें मिलेगा दैट इज ड्यू टू ओनली लेटिस पार्ट, CV लेटिस ओनली इन केस ऑफ इंसुलेटर। मेटल के केस में जो भी टोटल स्पेसिफिक हीट मिलेगा हमें मटेरियल का, दैट इज ड्यू टू बोथ lattice as well as free electron. Why? Because this is the picture of a typical metal, just a rough picture. So you can see these plus are actually atoms या ions, core, जिसको आप lattice कह लीजिए, ion कह लीजिए, atom कह लीजिए, ठीक है, and these dots are free electrons. So a large number of free electrons, you can't neglect the free electron. ऐसा नहीं इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं, बहुत कम, 2-4, नेग्लिजिबल, टेंड्स टू जीरो, दैट्स व्हाई वी डोंट टेक 100% जीरो तो कुछ नहीं होता। There is nothing absolute in this world, okay? तो इसलिए मेटल के केस में जो भी हीट सप्लाई हम बाहर से अगर इसको करेंगे तो इसका हीट को बढ़ाने के लिए 1 डिग्री से दोनों का रोल रहेगा, इन आयंस का भी और इन फ्री इलेक्ट्रॉन का भी। साइंस को लेटिस बोलते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, दोनों का कंट्रीब्यूशन। तो उनमें जो CV आएगा दैट इज ड्यू टू बोथ। अब ये चैप्टर तो भाई स्पेसिफिक हीट ऑफ लेटिस पे बेस्ड है, तो इसका ये पार्ट मिल जाएगा तो इंसुलेटर का काम खत्म, मेटल का बस ये पार्ट मिलेगा, तो इसका आधा काम बचा रहेगा, जो नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल, तब वहां उसका स्पेसिफिक हीट निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉन वाला कंट्रीब्यूशन ऐड कर देंगे, तब मेटल का काम खत्म हो जाएगा। अरे बोल, समझ में आया कि नहीं इतना? Yes, हाँ sir. हाँ, वेरी गुड। इन दिस चैप्टर, अब देखो इंग्लिश थोड़ा स्ट्रांग है इस नोट्स का, तो सुधार लेना अपने से। In this chapter we have to talk about CV lattice only, only lattice part of a specific heat, ठीक है। हो गया, डेफिनेशन खत्म। दूसरा हेडिंग क्या था भाई हमारा टेबल ऑफ कंटेंट में? एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व बिहेवियर, कि भाई दिखता कैसा है। तो जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फैक्ट है अबाउट मोलर स्पेसिफिक हीट, मतलब सॉलिड्स का मोलर स्पेसिफिक हीट का, तो उसका देखो फीचर क्या था। जो इंसुलेटर था, उन इंसुलेटर के केस में जो ये CV लेटिस था, इंसुलेटर में तो बस CV लेटिस ही होता है कि नहीं? तो ये जो इंसुलेटर का CV लेटिस था, यानी स्पेसिफिक हीट ड्यू टू लेटिस, हाई टेम्परेचर में उसका बिहेवियर अलग था और लो टेम्परेचर में उसका बिहेवियर अलग था। अगर मैं 3D का केस मान लूं, जनरली कोई भी मटेरियल 3D में ही होता है, तो 3D के केस में हाई टेम्परेचर के केस में इंसुलेटर का जो लेटिस स्पेसिफिक हीट था वो कांस्टेंट था। कितना था वो? CV लेटिस इज 3R, R गैस कांस्टेंट है, 8.34 होता है ना, कि 14 जूल पर मोल पर केल्विन, 8.34 होता है ना वैल्यू गैस कांस्टेंट का। सर 331 होता है। 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, राइट। तो इंसुलेटर में क्या देखा? इंसुलेटर का जो लेटेस्ट पास ऑफ स्पेसिफिक हीट था, CV, हाई टेम्परेचर में उसका क्या दिखा? 3R, और लो टेम्परेचर में क्या देखा? CV लेटिस इज TQ, CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का पावर 3। अभी हम 3D का बात कर रहे हैं, जनरली कोई भी सॉलिड 3D में होता है, तो क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो मतलब वो 3D का है। अगर उसको 2D और 1D का पूछना है तो क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा, हिंट देगा, लेकिन कोई हिंट नहीं दिया और कुछ नहीं बोला है मतलब वो 3D का पूछ रहा है, बिकॉज इन जनरली जिंदगी में मटेरियल भाई एग्जिस्ट करते हैं 3D में ही। समझा? समझा कि नहीं? बोल हाँ या ना। तो आपको 3D वाला याद रखना है, 2D 1D वाला तो अब एग्जाम में अपने आप कर लेंगे। देखो कैसे, हाई टेम्परेचर में जो CV लेटिस होता है 3D में 3R होता है, 2D में एक घटा दो 2R, 1D में एक और घटा दो तो 1R बचा।
उसी तरह लो टी जो होता है, लो टेम्परेचर पे जो सीवी लेटिस होता है इंसुलेटर का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यू। हाँ, 3D का केस है, 2D में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, एक पावर घटा दो, 1D में एक और पावर घटा दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो बहुत इजी है, वेरी इजी फॉर इंसुलेटर। इंसुलेटर का तो बड़ा इजी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। याद हो गया सबको? तो क्या दिख रहा है तुमको, बिहेवियर कैसा दिख रहा है कि हाई टेम्परेचर पे कांस्टेंट है, 3R इज कांस्टेंट, बट लो टेम्परेचर में वो टीक्यू की तरह वेरी कर रहा है। तो जब इसका तुम ग्राफ प्लॉट करोगे ना, अगर कहीं ग्राफ होगा तो मैं दिखाता हूँ, ये देखो, लो टेम्परेचर में ये टीक्यू की तरह बिहेव कर रहा है, और हाई टेम्परेचर पे जाने के बाद वो कांस्टेंट हो गया 3R। ये जो कांस्टेंट रीजन हो गया, ये जो प्लेटो रीजन, इसका वैल्यू कितना है, यहाँ अगर डॉट डॉट करके यहाँ लाओगे तो ये वैल्यू है यहाँ पे 3R, वाई एक्सिस सीवी है ना। बट लो टेम्परेचर में जब आओगे, टेम्परेचर लो रीजन में आओगे, तो टीक्यू की तरह वेरी करता है। ये ऑब्जर्व बिहेवियर था इंसुलेटर का। ये ऑब्जर्व बिहेवियर किसका था भाई? हाँ, इंसुलेटर के लेटिस थर्मल कंडक्टिविटी, सीवी लेटिस का। अरे बोलो हाँ या ना, समझा कि नहीं? समझा कि नहीं भाई? यस सर। तो यही मेटल के लिए भी तो लेटिस का यही कंट्रीब्यूशन होगा। यानी कि जो लेटिस थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड में होता है, उसके बारे में ठेठ भाषा में समझ लो, उसका जो लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर में टीक्यू की तरह वेरी करता है, और हाई टेम्परेचर में वो कांस्टेंट हो जाता है। ये लेटिस का कंट्रीब्यूशन है। मैं 2D 3D की बात नहीं कर रहा हूँ। 2D 3D में आप उसको टी स्क्वायर समझ लेना, और इसको 2R कांस्टेंट समझ लेना। 1D में इसको टी समझ लेना, और 1D में इसको 1R समझ लेना, इस कांस्टेंट, तो वैल्यू घटता जाएगा नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? बोल भाई, क्लियर है? समझ में आया लेटिस का कंट्रीब्यूशन कि नहीं समझ में आया? अच्छा, इंसुलेटर सॉलिड दोनों के लिए लेटिस पार्ट का कहानी यही है। हाई टेम्परेचर में फिक्स्ड हो जाता है, कांस्टेंट 3R हो जाता है, और लो टेम्परेचर में टीक्यू की तरह वेरी करते हैं। इसको टीक्यू लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? टीक्यू लॉ भी। ठीक है ना? इन मेटल्स, अब मेटल्स में देखो क्या है, मेटल्स के केस में जो सीवी है उसका दो पार्ट है, एक लेटिस पार्ट और एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। हाई टेम्परेचर लाइक रूम टेम्परेचर पे जो सीवी होगा, सीवी लेटिस होगा, वो 3R होता है, डोमिनेट भी करता है। मॉडरेट लो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में जो है, सीवी लेटिस लो टेम्परेचर वाला होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीक्यू होगा। एट वेरी लो टेम्परेचर जो है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, डोमिनेट करता है, लाइक 4-5 केल्विन पे चले गए, यानी नेगेटिव डिग्री सेल्सियस पे। तो 4-5 केल्विन जैसे लो टेम्परेचर में जब तुम चले जाओगे मेटल के केस में ना, तो कौन सा सीवी का पार्ट इसका डोमिनेटिंग होता है? ये वाला पार्ट। और जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होता है 3D में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। एट वेरी लो टेम्परेचर CV इलेक्ट्रॉन इज डोमिनेटिंग एंड इज प्रोपोर्शनल टू टी। यू शुड रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मैंने बोला, फिर से समझा रहा हूँ। मेटल के केस में 3 तरह का हम लोग टेम्परेचर रीजन लेते हैं। एक वेरी हाई टेम्परेचर लाइक रूम टेम्परेचर, नॉट वेरी हाई, एक मॉडरेट टेम्परेचर, और एक लो। लो ये है रूम टेम्परेचर, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस, ये 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, और ये 4 से 5 केल्विन, यानी नेगेटिव टेम्परेचर। हाँ, नेगेटिव टेम्परेचर, यह है नेगेटिव। तो हाई टेम्परेचर में लेटिस पार्ट ही इसका डोमिनेटिंग होता है, और लेटिस पार्ट का हाई टेम्परेचर में नेचर कैसा होता है? 3R कांस्टेंट। मॉडरेट टेम्परेचर में इसका लेटिस ही डोमिनेटिंग होता है, और लेटिस का मॉडरेट या लो टेम्परेचर में बिहेवियर क्या है? टीक्यू, तो टीक्यू की तरह बिहेव करता है। बट वेरी लो टेम्परेचर, नेगेटिव टेम्परेचर में इसका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट डोमिनेटिंग होता है। पार्ट मेटल के केस में तो इलेक्ट्रॉन भी है ना भाई, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट एक्टिव हो जाता है वेरी लो टेम्परेचर में मेटल के केस में। एंड जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ऑफ सीवी होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। दिस इज फॉर 3D, नॉट फॉर 1D। कुछ लोग समझ लेगा अच्छा टी का पावर 1 है तो ये 1D। अरे इन जनरल बात जो भी हम कर रहे हो 3D का है। तो अब तुम्हारा टास्क होमवर्क क्या रहा, चैट जीपीटी और गूगल से पता करना है कि जो सीवी इलेक्ट्रॉनिक है, सीवी इलेक्ट्रॉनिक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, किसके लिए? 3D के लिए है। तो हाउ इट विल वेरी विथ टी का पावर फॉर 2D
ना, ये अल्फा दे देते हैं पावर, और टी का पावर बीटा फॉर 1D। अब ये अल्फा और बीटा यानी टी का वो पावर क्या है आपको ढूंढना है। बोलो होमवर्क सबको समझ में आया? लेटिस वाला का इजी है। जैसे लेटिस वाला का अगर हाई टेम्परेचर में तुमको पूछ ले, लेटिस सीवी लेटिस पूछ ले हाई टेम्परेचर में, तो 3D के लिए 3R, 2D के लिए 2R, 1D के लिए 1R। उसी तरह अगर सीवी लेटिस लो टेम्परेचर में पूछ ले, सीवी लेटिस फॉर लो टेम्परेचर लेटिस पार्ट, तो ये भी बड़ा इजी है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यू फॉर 3D, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर फॉर 2D, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी फॉर 1D। लेकिन सीवी उसी तरह जो सीवी इलेक्ट्रॉनिक है उसका अगर तुमसे लो टेम्परेचर का टेम्परेचर में सीवी इलेक्ट्रॉनिक पूछ ले 2D 3D 1D, तो मैंने 3D का तो बता दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, लेकिन व्हाट अबाउट 2D, हाउ इट्स वेरीज विथ टी, एंड व्हाट अबाउट 1D, हाउ इट्स वेरीज विथ टी। अगेन इट्स फॉर लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में सीवी इलेक्ट्रॉनिक का इसलिए बात नहीं कर रहे कि वो डोमिनेटिंग होता ही नहीं, नेग्लिजिबल होता है हाई टेम्परेचर में। मेटल के केस में हाई टेम्परेचर में सिर्फ ये पार्ट डोमिनेटिंग होता है, ये नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो सीवी इलेक्ट्रॉनिक है उसका हम लो टेम्परेचर वाला सिर्फ बात कर रहे हैं, 2D 3D 1D का वेरिएशन कैसा हो टेम्परेचर के साथ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाई टेम्परेचर। व्हाई? बिकॉज हाई टेम्परेचर तो नेग्लिजिबल है, जब उसका डोमिनेशन है ही नहीं, उसका रोल है ही नहीं, तो हम क्यों पढ़े उसको। बोलो भाई, पूरा कहानी समझ में आया? एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर समझ में आया, ऑब्जर्व बिहेवियर। अब इसी को थ्योरी से एक्सप्लेन करना है। समझा कोच? बाबू लोग कुछ बात बुझाया कि नहीं? यहीं से सवाल आएगा। हाँ सर। देखो सवाल तो यहीं से बनेगा। तुम लोग को लग रहा होगा अच्छा चैप्टर अभी बाकी है, अरे बाकी क्या है भाई, सब पढ़ा दिए घर, अब तो उसी को जस्टिफाई करेंगे हैं। तो पढ़ा दिए सब कंक्लूजन, यही तो कंक्लूजन है, यहीं से तो सवाल आएगा। यही एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है, जो है ऑब्जर्व्ड, अब उसी को थ्योरी सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा, झूठ सच सब बोलेगा अभी। तो पहला झूठ सच बोलने वाला आदमी था, क्लासिकल थ्योरी दिया डुलोंग पे, अब इसका अपना कुछ एजम्पशन है। अब एजम्पशन उसका पूछ दे तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसने क्या ऐसा माना कि गलत हो गया। अभी बेचारा अपना झूठ सच बोलता है, फिर सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, फेल हो जाता है। फिर आइंस्टीन बाबा आते हैं, वो भी अपना झूठ सच बोलते हैं, अपना कुछ कुछ आइडिया देते हैं। उस सब आइडिया के बारे में बताऊंगा कि उसका क्या सोच रहा था वो। फिर उसका देखो कंक्लूजन आता है, वो भी बेचारा फेल हो जाता है। फिर डिवाइस साहब आते हैं, थर्ड वाले। डिवाइस साहब का जो अपना एजम्पशन है, उनका देख लो एजम्पशन, और एजम्पशन देने के बाद डिवाइस साहब टॉप कर जाते हैं, ठीक है। ये एकदम सही जवाब दे देते हैं डिवाइस साहब। अरे कहाँ गया उसका कंक्लूजन यार, बीच में थोड़ा कुछ कुछ और आ जाता है। डिवाई वाला जो थ्योरी है उसका बीच में ना कुछ बहुत अजीब अजीब चीज आ गई, ठीक है। उसका कंक्लूजन भी ढंग से नहीं लिखा है, मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगा। उसके बाद एक डिपेंडेंसी फॉर्मूला है जिससे बहुत क्वेश्चन आता है, एकदम फिक्स, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, नेट वगैरह सब में डायरेक्ट आता है। दिस इज ऑल अबाउट, आई थिंक। ये सब फालतू में इतना इधर लिखा हुआ है ना। काम का जो है मैं यहाँ खत्म बता दूंगा आपको, पढ़ लिया आप, सब में वही आना है, जस्टिफाई में कर दूंगा एक क्लास में। और उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल पढ़ाऊंगा, उसमें दो लोग ने थ्योरी दिया था। अभी हम लोग लेटेस्ट पार्ट पढ़ रहे थे ना, मैंने बोला ना फ्री इलेक्ट्रॉन वाला का कहानी भी देखना है हम लोग को, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। ब्रूट लॉरेंज थ्योरी जो क्लासिकल थ्योरी है, और सोमरफेल्ड थ्योरी जो क्वांटम थ्योरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल है। बड़ी कंडक्टर कंडक्टर करता है तुम लोग बचपन से, और आज अगर उसको ऑपरेशन एमएससी में जाके तो सरकार ना हो जाएगा जी। डीसी कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी, बड़ी क्लास 12 में पढ़ा है तुम लोग, है ना। सबका यहाँ माँ बंद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड है, नया चैप्टर आ गया। इस चैप्टर का पीछे वाले चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन बैंड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जेट के लिहाजे से कितना थ्योरी है जानना, आपको टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ, हम धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है। सो कल का जो क्लास है, कल का क्लास में जो लूंगा उसमें मैं स्पेसिफिक हिट खत्म कर दूंगा, ठीक है। एक दिन में ज्यादा हो जाएगा और हौच पौच हो जाएगा, एक बार रिवाइज करके आना जितना मैंने बताया उतना, ठीक है। कल इसको खत्म कर दूंगा, ठीक है। मैं सब कुछ बता ही दिया, बस ये सब थ्योरी का एजम्पशन क्या है, रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है, मैं आपको बताते जाऊंगा, दैट्स इट। तो कल इसको स्पेसिफिक हिट खत्म,
उसके बाद फ्री मेटल, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल शुरू करेंगे, उसको भी कोशिश करेंगे 2 क्लास में निपटा देंगे, ठीक है। फिर बैंड थ्योरी एंड बाकी सब फटाफट, मतलब कंडेंस मैटर उम्मीद करेंगे कि इस मंथ में खत्म हो जाए, दिसंबर में, सॉरी जनवरी में, नया साल में नया सब्जेक्ट शुरू हो, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। पोहा कह रही स्क्रीन इज नॉट विजिबल, मैं तो अभी देख रहा हूँ। शोभा आपका इशू ठीक हुआ था कि नहीं? हो गया था सर, दोबारा ज्वाइन Okay, की good. तो हो गया। Okay, great. Any question from anyone? ठीक है, तो मैं पहले रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए फालतू का।